नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर S.N. महावर। बच्चों, आज का शिक्षण बिंदु है मुद्रा एवं सिक्कों की उत्पत्ति। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुद्रा एवं सिक्कों की उत्पत्ति। आदि मानव का जीवन नितांत बर्बर था। उसका जीवन पशुओं से अधिक भिन्न नहीं था। वह पूर्णतः प्रकृति जीवी था। अतः सहज रूप से उत्पन्न होने वाले फल फूल, कंदमूल और आखेट में मारे गए पशुओं तथा झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपना जीवन यापन करता था। उसकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। कालांतर में उनमें धीरे धीरे सामूहिकता की भावना का उदय हुआ और प्राकृतिक कंदराओं को त्याग कर वह नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठों पर स्थायी मकान बनाकर रहने लगा तथा पशुपालन एवं कृषि कार्य करने लगा, जिससे विभिन्न वस्तुओं से परिचित हुआ। तब उनके बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। पारस्परिक आदान प्रदान ने व्यापार का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार विनिमय की व्यवस्थित प्रथा प्रारंभ हुई। अतः मुद्राओं का आविष्कार होने से पूर्व मनुष्य के सारे काम वस्तु विनिमय अर्थात चीज़ों की अदला बदली से ही संपन्न होते थे। ऋग्वेद में मिले साक्ष्य के अनुसार उस समय गाय विनिमय का प्रमुख माध्यम थी। एक स्थान पर इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गाय बताया गया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में विनिमय के माध्यम के रूप में वस्त्र के बदले बर्तन प्राप्त करने का उल्लेख है। यद्यपि इस प्रणाली से मनुष्य की आवश्यकता पूरी होती रही होगी, परंतु अनेक वस्तुएं बराबर के आधार पर नहीं बदली जा सकती थी। अतः मनुष्य के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा के बदले दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में दी जाए, इसका निर्णय करना कठिन था। इस प्रकार मानक एवं मूल्य की भावना का उदय हुआ और पहली बार मुद्राओं या सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत के शासकों द्वारा सिक्कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभ में तांबे तथा चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ। मौर्य वंश के बहुत पहले ही धातु के सिक्कों का निर्माण शुरू हो चुका था। आधुनिक कार्बन तिथीकरण के अनुसार ये धातु के सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। मुद्रा का अर्थ केवल धातु के सिक्के ही नहीं हैं, बल्कि मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी तक होता रहा है। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई उनका समान मूल्य का न होना था और न ही उनको टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान सोने, चांदी और तांबे की धातुओं के इस्तेमाल से हुआ। धातुओं की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उन पर परीक्षण के विशिष्ट चिन्ह अंकित किए जाने लगे। मुद्राओं का अध्ययन मुद्रा विज्ञान में किया जाता है। इसमें मुद्राओं की धातु की शुद्धता, तौल, बनावट, लिपि, लेख आदि का अध्ययन किया जाता है। इससे तत्कालीन शासकों तथा उनकी शासन व्यवस्था एवं व्यापार आदि का पता चलता है, जिससे उनके इतिहास निरूपण में मदद मिलती है। मुद्राएं मूक नहीं होती, वे बोलती हैं, अपने समय की सभ्यता, संस्कृति और कला की जानकारी देती हैं। सिक्के इतिहास ज्ञान के ठोस साधन हैं। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए पर्याप्त मात्रा में लिपिबद्ध सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इस काल में भी सिक्कों के द्वारा इतिहास लेखन में पर्याप्त सहायता मिलती है। भारत में तुर्कों और मुगलों के शासन के समय विशेष परिवर्तन आया कि सिक्कों पर देवनागरी लिपि के साथ साथ अरबी लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। महमूद गजनवी ने लाहौर की टकसाल से 1028 ईस्वी में चांदी के नए सिक्के जारी किए थे,
जिन पर नागरी लिपि अंकित थी। मुहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी आदि शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द अंकित कराए थे। अकबर द्वारा जारी एक सिक्के में एक और राम और सीता की आकृतियां बनी हुई थी और नागरी लिपि में राम सीए अंकित था। शेरशाह सूरी ने राजनीति में धार्मिक सांप्रदायिकता और भेदभाव को समाप्त कर भारतीयों को एक करना चाहा, इसलिए अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का प्रयोग किया था। परंतु 11वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। तो बच्चों, आज आपने मुद्रा एवं सिक्कों की उत्पत्ति के बारे में जाना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।